हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलो बच्चों, ईएमआई के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। आज हम बातचीत करेंगे एसी जनरेटर क्या काम आता है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और न्यूमेरिकल्स हमारे कैसे फ्रेम होते हैं। वही सारी सेम बात जो अभी तक हम ट्रांसफार्मर या अदर डिवाइसेस के लिए करते हुए आए थे। तो देखो बच्चों, अगर एसी जनरेटर की बातचीत की जाए, हालांकि जनरेटर हमने सभी ने देखा हुआ है, ठीक है, इवन फैमिली फंक्शन में आता है या जनरली जितने भी कॉमर्शियल प्लांट हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में जनरेटर रखे हुए होते हैं। और जनरेटर का एक ही पर्पज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जनरेटर का छोटा वर्जन होता है इन्वर्टर, लेकिन बड़ा वर्जन है जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। देखो बच्चों, अगर इस जनरेटर की बातचीत की जाए, एसी जनरेटर का मतलब हो गया कि ये एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के काम आ रहा है। अब करता कैसे है, तो आपने देखा होगा, एक तो हमारे बेसिक जो जनरेटर आते हैं उनमें हम डीजल या पेट्रोल फिल करते हैं या केरोसिन फिल करते हैं, और उसके कारण प्रोड्यूस होती है एक एनर्जी। वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डेट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जनरेटर। अब बड़े जनरेटर भी आते हैं जो साइलेंट जनरेटर होते हैं, जिनकी कोई आवाज़ भी नहीं आती, उनमें भी हम डीजल या केरोसिन फिल करते हैं। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बातचीत करूं तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या काम आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी हम इम्पार्ट कर रहे हैं वाया फ्यूल। कोई भी डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, सीएनजी, एलपीजी, जिस भी तरीके से हम दे रहे हैं, मैकेनिकल एफर्ट्स हम दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यही बात समझेंगे किस तरीके से ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा इसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। देखो बच्चों, अगर इसके बारे में बातचीत की जाए तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन ईएमआई। इट वर्क्स ऑन ईएमआई प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर एसी जनरेटर वर्क करता है। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अगर किसी भी तरीके से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, सो अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा ईएमएफ, और अगर क्लोज सर्किट है तो उसके कारण फ्लो होने लगेगी करंट। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा एसी जनरेटर काम करता है। हम एसी जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा, इसके कारण ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। डेट मीन्स यहाँ प्रोड्यूस होता है ईएमएफ और प्रोड्यूस होती है करंट। आ रही बात समझ में? अगर इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डेट इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अगर मैं कॉइल के एरिया में चेंज कर रहा हूँ तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, या मैं बोल दूँ ओरिएंटेशन में चेंज कर रहा हूँ तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मतलब मैं किसी भी तरीके से बस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दूँ, अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इनमें से एक तरीका हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। हम एक मेथड से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, और फ्लक्स में चेंज करने के बाद अल्टीमेटली यहाँ प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, और इसके कारण हम प्रोड्यूस कर पाते हैं करंट। तो एसी जनरेटर ने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया बाई फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई। कैसे, फ्लक्स में चेंज करके ईएमएफ या करंट को प्रोड्यूस किया। अब देखिए, ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन हम क्या यूज में लेते हैं कि फ्लक्स में चेंज होता है। अब इस बात को समझते हैं। देखो बच्चों, बातचीत करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी एक लगाया हुआ है, इस डायग्राम को भी हम समझेंगे एसी जनरेटर का डायग्राम कैसे काम करता है। पहले कंस्ट्रक्शन की बातचीत कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या यूज में लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। पहला जो हमारा कंपोनेंट है डेट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकंड हम यहाँ पर यूज में लेते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या चीज़ है, इस बात को भी हम समझेंगे। थर्ड हम बच्चों यहाँ पर यूज में लेते हैं स्लिप रिंग्स।
फोर्थ हम यूज में लेते हैं ब्रशेज, एंड फिफ्थ इज आउटपुट सर्किट। 4 मेजर कंपोनेंट हैं इसके, जिनसे हम अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, और आउटपुट जहाँ भी हमें हाउस सप्लाई या कोई इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है तो वहाँ हम सप्लाई कर पाते हैं। तो 4 मेजर कंपोनेंट हैं। अब एक एक मेजर कंपोनेंट को समझ लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनको क्यों यूज में लिया गया है। फिर बातचीत करेंगे किस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं और इनकी वर्किंग अपनी क्या होगी। क्लियर? देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जैसे मैग्नेट 2 टाइप की होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। नेचुरल मैग्नेट इसलिए यूज में नहीं लेते क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहेगी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को हम अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज में लेते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का पर्पज होता है टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम आ रहे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है डेट इज कॉल्ड आर्मेचर। देखो बच्चों, आर्मेचर होता है कॉपर कॉइल प्लस सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर और कॉपर कॉइल का जो कंपोजिट है उसको बोलते हैं हम आर्मेचर। होता क्या है कि एक कोई भी बेटा ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसके ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल चढ़ा देते हैं। इंसुलेटेड किस लिए? जिससे करंट सॉफ्ट आयरन में फ्लो ना हो, इसके कारण। तो यहाँ पर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल लगा देते हैं। अब देखिए, कॉपर वायर कॉइल का तो सीधा सा पर्पज है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, हमें एक ऐसा कंडक्टर यूज में लेना जिसमें करंट फ्लो हो जाए। एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो, लेकिन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए कॉस्ट इफेक्टिव लेस रेजिस्टेंस के हिसाब से कॉपर को हम लेते हैं, क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कॉपर कॉइल तो करंट फ्लो कराने के लिए। यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल क्यों यूज में लिया है? तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ रखा है कि मान लो बेटा ये 2 मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, कुछ इस तरीके से जा रही होंगी। लेकिन अगर इनके बीच में एक कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो सारी की सारी फील्ड लाइंस अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से ही पास होती हैं, इसके बाहर फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। डेट्स वाई हेयर वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, डेट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बड़ा हो जाए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर लिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसके ऊपर हमने कॉपर वायर की कॉइल लगा दी। दैट कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड आर्मेचर। राइट, अगला थर्ड पार्ट यूज में लेते हैं बच्चों स्लिप रिंग। एक एक पॉइंट समझ लेना, एक एक पॉइंट का क्या क्या काम है। तीसरा होता है स्लिप रिंग। अगर स्लिप रिंग को समझा जाए, स्लिप रिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी पाइप होते हैं, अगर पाइप को किसी नल में घुसाया है तो एक रिंग टाइप लगा देते हैं, एक चूड़ी टाइप रिंग होती है जिसको हम टाइट कर देते हैं जिससे पाइप बाहर ना निकले। ठीक है, सेम वे में जैसे इस कॉइल को मैंने मैग्नेट्स के बीच में रखा है, ये जो पूरा आर्मेचर है इनको मैंने मैग्नेट के बीच में रखा है, तो मैग्नेट इस आर्मेचर को अट्रैक्ट भी कर सकता है, और अगर कॉइल को किसी भी तरह से अट्रैक्ट कर लिया मैग्नेट ने तो ये कॉइल पूरी मैग्नेट से चिपक जाएगी। अगर कॉइल मैग्नेट से चिपक गई तो ये रोटेट नहीं हो पाएगी। बात आ रही है समझ में? इसको मुझे रोटेट कराना है, इस कॉइल को मुझे इन मैग्नेट के बीच में रोटेट कराना है, लेकिन अगर ये किसी भी मैग्नेट से चिपक गई तो रोटेट नहीं हो पाएगी। डेट मीन्स ये अपनी पोजीशन पर ही रोटेशनल मोशन करती रहे, इसलिए ये 2 रिंग लगा देते हैं हम। दिख रही है ये 2 रिंग येलो कलर की, ये 2 रिंग लगा देते हैं। कि रिंग क्या है, इसको इसकी पोजीशन पर ही रोटेशन कराती हैं, ऐसा नहीं है कि इससे कॉइल ट्रांसलेशन कर पाए। क्लियर?
तो इसको इसकी कॉइल को इसी की पोजीशन पे बनाए रखने के लिए हम यूज में लेते हैं स्लिप रिंग्स। अगला फोर्थ होता है बेटा ब्रशेज। ब्रशेज जो हैं ये जनरली हम कार्बन की, ग्रेफाइट की यूज में लेते हैं, ठीक है, या कोई कंडक्टर भी यूज में ले सकते हैं। इनका पर्पज होता है जो भी करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है उसको आउटपुट सर्किट तक सप्लाई कर देना, ठीक है। आपको दिख रही होंगी ये दो ब्लैक कलर के बॉक्स है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, कि जो भी करंट आया उस करंट को ये आगे सप्लाई कर देते हैं और ये करंट वायर आपस में मिल नहीं जाए, जिससे स्पार्क नहीं हो जाए। जैसे दोनों वायर को अगर आपस में मिला दें तो स्पार्क हो जाता है, तो इन दोनों कॉइल की वायर को अलग अलग सेपरेट करके इनकी करंट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं ये हमारी ब्रशेज, ठीक है। तो 4 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आर्मेचर में सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट्स के बीच में रखता है। कॉपर कॉइल करंट फ्लो कराने के काम आता है। स्लिप रिंग पोजीशन बनाए रखने के लिए कि दोनों वायर मिल ना जाए और ये कॉइल मैग्नेट से चिपक ना जाए। ब्रशेज ये जो करंट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और फिर होता है आउटपुट सर्किट जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ रेजिस्टेंस में फ्लो करा रहा हूँ तो ये हो गया आउटपुट सर्किट। तो इसके ये 5 हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एसी जनरेटर में। अब बातचीत आती है बेटा सर्किट कैसा होगा। देखो बच्चों, इनको अरेंज हम कैसे करते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट्स रख दी। इन मैग्नेट्स के कारण प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड बी। इन मैग्नेट के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे इधर भेजेगा, करेक्ट। इनके बीच में रखी गई है एक कॉइल। ये जो कॉइल है आपको दिख रहा है, इनके बीच में रखी गई है ये कॉपर कॉइल जो कि सॉफ्ट आयरन मटेरियल पर लगाई गई है। ये कॉपर कॉइल को इसको इसके बीच में रखा, स्लिप रिंग से इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पर ब्रशेज होती हैं। ये इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आया समझ में, नहीं आया? क्लियर है कंस्ट्रक्शन, डायग्राम समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए एसी जनरेटर करता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये तो बात हो गई। अगली बातचीत होती है बेटा फोर्थ हमारी वर्किंग की। वर्किंग कैसे होगी, किस तरीके से ये काम करेगा। मैंने बोला ये वर्क करता है ईएमआई के प्रिंसिपल पे। अगर किसी भी तरीके से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो अल्टीमेटली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा होगा जैसे जो ग्रीन कलर के जनरेटर होते हैं उनमें एक शाफ्ट निकली हुई रहती है, उसको हम रोटेट कराते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वो जो शाफ्ट है वो इस कॉइल से कनेक्टेड है। अगर मैं उसको रोटेट करा रहा हूँ तो ये कॉइल रोटेट हो रही है। कॉइल क्या हो रही है बच्चों, रोटेट हो रही है। और कॉइल अगर रोटेट होगी तो पहले एक बार कॉइल को पोजीशन ऐसे है, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कॉइल ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं मैक्सिमम। धीरे धीरे कॉइल रोटेट होने लगी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0, फिर बाद में मैक्सिमम होने लगी, फिर एक टाइम बाद 0। दैट मीन्स इसको रोटेट कराने के कारण इसका ओरिएंटेशन लगातार चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो ब्रशेज के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो सीधी सीधी ईएमआई वाली वर्किंग है। पहले एक बार कॉइल की पोजीशन कुछ ऐसे थी, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ सर्किट, एक बार तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा था, फिर एक टाइम बाद कॉइल की पोजीशन कुछ ऐसे हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पास नहीं हो रहा क्योंकि फील्ड लाइंस ऊपर से निकल गई। फिर वापस से कॉइल की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, फिर फर्दर कॉइल की पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर कॉइल की पोजीशन को समझा जाए, एक बार ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई और फिर वापस से ऐसे हो गई। डेट मीन्स लगातार इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। डेट इज अ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। क्लियर? अब बात आती है कितना बेटा ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, डेट इज इक्वल टू होगा, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो डेट इज इक्वल टू होगा n5, जिसको मैं लिख सकता हूँ NBA cos थीटा, ठीक है, NBA cos थीटा। लेट्स से दिस कॉइल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो आई कैन राइट
हेयर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू होगा ओमेगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा ओमेगा इंटू टी। पढ़ा है हमने सर्कुलर मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर किसी टाइम पर लिखा जाए तो ये होगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स that is denoted by n phi that will become NBA cos ओमेगा टी। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स किसी टाइम t पर एसोसिएटेड होगा कॉइल से। और यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ टाइम के साथ साथ ये थीटा हमारा बदलता जा रहा है, अल्टीमेटली EMF प्रोड्यूस होगा। करेक्ट। चलिए, तो कितना EMF इसमें प्रोड्यूस होगा अगर इस बात को समझा जाए, इंड्यूस्ड EMF इन AC जनरेटर that is denoted by E which is equal to होगा माइनस के एन डी फाई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो E डेट इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी, फाई की वैल्यू कितनी आ गई अपनी BA cos ओमेगा टी। करेक्ट। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, n बाहर आ गया, B फिक्स है, B बाहर आ गया, A भी बाहर आ गया। यहाँ पर रह जाएगा हमारा d ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, d ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो E डेट इज इक्वल टू आएगा माइनस के एन बी ए। हाँ जी, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा हमारा ओमेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF विच इज इक्वल टू आएगा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। कितना EMF इंड्यूस होगा AC जनरेटर में, डेट इज NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, जो कि टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ मैक्सिमम EMF डेट इज डिनोटेड बाई E नॉट विच इज इक्वल टू होगा NAB। मैक्सिमम कितना EMF आएगा इसमें, NAB ओमेगा। अगर इसको लिखा जाए बेटा, हेयर इंड्यूस्ड EMF डेट विल बिकम E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इस वोल्टेज का ग्राफ मैं बनाता हूँ तो वोल्टेज टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। टाइम जब जीरो था तो वोल्टेज भी जीरो, और फिर ये साइन ग्राफ के हिसाब से चलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा AC जनरेटर, बिकॉज ये AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिसके मैक्सिमम EMF की वैल्यू होगी NAB ओमेगा। दैट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ AC जनरेटर। एकदम आसान सी कहानी है। पूरा AC जनरेटर को अगर मैं वापस से बताऊं, करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, EMI के प्रिंसिपल पे काम करता है। 4 मेजर कंपोनेंट हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रशेस, जिनका अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से होता है। राइट। अगली बातचीत की जाए वर्किंग क्या होगी, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ओरिएंटेशन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, अल्टीमेटली EMF प्रोड्यूस होगा, एंड इंड्यूस्ड EMF डेट इज इक्वल टू निकल के आता है हमारा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ पर NAB ओमेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस कर रहा है AC वोल्टेज, इसलिए हम इसको AC जनरेटर ही बोलते हैं। ये AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, AC जनरेटर। आई बात समझ में। तो सीधा EMI के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए न्यूमेरिकल की अगर बातचीत की जाए तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला पर बन सकता है कि NAB ओमेगा और साइन ओमेगा टी की वैल्यू दे दे, आपसे पूछ ले बताओ इंड्यूस EMF क्या होगा, पहली बात। दूसरा कॉन्सेप्चुअल बन सकता है, आर्मेचर क्यों यूज में ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज में ले रहे हैं, स्लिप रिंग का क्या काम है, या ब्रशेस का क्या काम है। ठीक है। एक और न्यूमेरिकल बन जाता है, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दूँ तो EMF भी बढ़ जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो EMF भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। राइट। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज में लेते हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस EMF होगा। राइट। और देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बार JEE में पूछा था कि ये 2 पोल्स हैं, ऐसे 8 टाइम्स मैग्नेट को रखा है, 4 नॉर्थ पोल इधर है, 4 साउथ पोल इधर है।
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अगर 8 मैग्नेटिक पोल्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड्स हुआ 4 टाइम्स, क्योंकि 2 पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड। आ रही ना बात समझ में? 8 पोल्स हैं तो 4 टाइम्स हुआ। ओवरऑल जो ईएमएफ है वो भी हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा बेसिक एसी जनरेटर है। क्लियर? तो एसी जनरेटर का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक एक बात को समझना है आपको। अगर आपने एक एक बात समझ ली, इसका कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टिल अगर आपकी कोई और क्वेरी रह जाती है, आप कहीं भी फंस जाते हो, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है, तो आप पूछ सकते हो बच्चों अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, या आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो बस पढ़ाई करते रहो, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बारीकी को हमें अच्छे से समझना है। अगर हमने एक एक चीज़ को समझ लिया तो डेफिनेटली हम फिजिक्स में 180 में से 180 स्कोर कर पाएंगे, और आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है या टॉप कॉलेज से एमबीबीएस करने का सपना है वो पूरा हो पाएगा। क्लियर? सो थैंक you for watching this video. Now we'll continue next topic in next video. Thank you.